पाठ 9 मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान का प्रारंभ एक अनुप्रयोग या उपादेय उन्मुख विद्या शाखा के रूप में हुआ। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मनोविज्ञान की व्यावहारिकता का सर्वोत्तम उदाहरण है। मनोविज्ञान हमारे जीवन से संबंधित अनेक प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए किस प्रकार के व्यक्तित्व बनावट की आवश्यकता है, या कक्षा 12 में पढ़ने वाले किसी छात्र के लिए कौन सा व्यवसाय सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसी प्रकार लोगों के बारे में अनेक प्रश्न और जिज्ञासाएं होती हैं, जिनका उत्तर मनोवैज्ञानिकों से अपेक्षित होता है। मनोविज्ञान की अनुप्रयोग संबंधी दो प्रकार की छवियां हैं। पहली एक सेवा उन्मुख विद्या शाखा के रूप में एवं दूसरा एक वैज्ञानिक विधि प्रेरित अनुसंधान विद्या शाखा के रूप में। ये दोनों छवियां एक दूसरे से संबद्ध हैं, जिनको अलग करके देखना संभव नहीं है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कुछ ऐसे कारक हैं जो मनोविज्ञान को अनुप्रयोग उन्मुख बनाने में अपना योगदान देते हैं। प्रथम, मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया कि अतीत एवं वर्तमान दोनों में व्यक्ति, समूह, समाज एवं संगठनों द्वारा अनुभव की जाने वाली अनेक समस्याओं के समाधान के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। जैसे जैसे समाज एवं व्यक्तियों के द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं की तीव्रता और गंभीरता बढ़ी है, वैसे ही मनोवैज्ञानिकों ने उनके समाधान के ठोस उपाय भी प्रस्तुत किए हैं। उदाहरण के लिए, किशोरों में आत्महत्या तथा अवसाद की बढ़ती प्रवृत्ति एक ऐसी ही समस्या है जिसमें किशोरावस्था के विकास संबंधी मनोवैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग इस घटना को समझने में किया जाता है तथा कुछ युक्तियों का विकास किया गया है ताकि जीवन के आरंभिक वर्षों में इससे ग्रसित किशोरों की सहायता की जा सके। दूसरा कारण यह है कि मनोवैज्ञानिकों की विशेषता को अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में मनोविज्ञान की मांग और स्वीकृति समाज में एक व्यवसाय के रूप में अच्छे से स्थापित हो रही है। समाज के अनेक वर्गों में मनोवैज्ञानिक ज्ञान को अपने अनेक मूल क्रियाकलापों में समाकलित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसको प्रमुखता से सेना में, शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ कुछ राज्यों के विद्यालयों में प्रशिक्षित परामर्शदाता रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार प्रबंधन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की मदद ली जा रही है। कर्मचारी भर्ती में, कर्मचारी व्यवहार मूल्यांकन में तथा कार्य संबंधित दबाव के प्रबंधन में, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रबंधन में और हाल में इनको खेल के क्षेत्र में भी प्रयुक्त किया जा रहा है। यह सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के समस्त क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिकों की मदद की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के सभी क्षेत्रों में मानव स्वभाव एवं विभिन्न स्थितियों में मनोवैज्ञानिकों की भूमिका के बारे में आधारभूत मान्यताएं समान हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि लोगों के स्वभाव, उनकी योग्यताओं और व्यवहार में होती है। किसी भी क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरे लोगों में अभिरुचि लेगा एवं अपने विषय से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उनकी मदद करने में करेगा। एक मनोवैज्ञानिक सेवार्थी के इतिवृत्त को प्राप्त करने में, उसके समाज सांस्कृतिक परिवेश में, उसके व्यक्तित्व मूल्यांकन तथा अन्य महत्वपूर्ण विमाओं में सक्रिय अभिरुचि लेता है। यहाँ आप सोच सकते हैं कि सेवार्थी कोई विशेष पद है जिसका उपयोग नैदानिक या परामर्श की स्थितियों में किया जाता है। मनोविज्ञान में सेवार्थी क्लाइंट वह व्यक्ति, समूह, संगठन है जो स्वयं ही अपनी किसी समस्या के समाधान में मनोवैज्ञानिक से मदद, निर्देशन या हस्तक्षेप प्राप्त करना चाहता है। कौशल, स्किल पद को प्रवीणता, दक्षता या निपुणता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका अर्जन या विकास प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा किया जा सकता है। वेबस्टर शब्दकोश ने इसके उन गुणों को स्वायत्तीकरण के रूप में परिभाषित किया है जिससे कुछ किया जाता है या दूसरों से करवाया जाता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ 1973 ने एक कार्यदल गठित किया जिसका उद्देश्य था उन कौशलों की पहचान करना जो व्यावसायिक मनोवैज्ञानिकों के लिए
आवश्यक हों। इस कार्य दल ने कौशलों के 3 समुच्चयों की संस्तुति या अनुशंसा की। ये हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का मूल्यांकन, व्यवहार परिष्करण कौशल तथा परामर्श एवं निर्देशन कौशल। इन्हीं कौशलों और सक्षमताओं की पहचान एवं उपयोग ने अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अभ्यास की नींव को सकारात्मक मजबूती प्रदान की। कोई व्यक्ति एक व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक के रूप में कैसे विकसित हो सकता है? एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के रूप में विकास। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे किसी न किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं। हम अक्सर बुद्धिहीनता, ग्रंथि अनन्यता, संकट, मानसिक बाधाओं, अभिवृत्ति, दबाव, संप्रेषण बाधाओं के बारे में बात करते हैं। सामान्यतः इन पदों का परिचय लोगों के लोकप्रिय लेखन तथा जनसंचार के माध्यमों से होता है। मानव व्यवहार के बारे में कई प्रकार के सामान्य बुद्धि के पद लोग अपने जीवन से जुड़ी प्रक्रियाओं से सीख लेते हैं। मानव व्यवहार से जुड़ी कुछ नियमितताओं के अनुभव के आधार पर उनके बारे में सामान्यीकरण किया जाता है। इस प्रकार का दैनिक अव्यवसायिक शौकिया मनोविज्ञान अक्सर उल्टा असर डालता है, कभी कभी तो अत्यंत भयावह हो सकता है। अभी भी यह प्रश्न बना हुआ है कि एक कूट मनोवैज्ञानिक को वास्तविक मनोवैज्ञानिक से कैसे अलग करें। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछकर तैयार किया जा सकता है, जैसे उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षिक पृष्ठभूमि, संस्थागत संबंधन तथा उसका सेवा देने संबंधी अनुभव आदि। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि उस मनोवैज्ञानिक का प्रशिक्षण एक शोधकर्ता के रूप में कैसे हुआ है और उसमें व्यावसायिक मूल्यों का आंतरिकीकरण कितना हुआ है। अब इस बात को माना जा रहा है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त उपकरणों का ज्ञान, उनसे जुड़ी विधियां एवं सिद्धांत मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक समस्या का निराकरण वैज्ञानिक स्तर पर करता है। वे अपनी समस्याओं को प्रयोगशाला या क्षेत्र में ले जाकर परीक्षण करके उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे अपने प्रश्नों का उत्तर गणितीय संभाव्यताओं के आधार पर प्राप्त करते हैं। उसके बाद ही वे किसी विश्वसनीय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या नियम पर पहुंचते हैं। यहाँ पर एक और अंतर स्थापित करना चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिक शोध के माध्यम से सैद्धांतिक निरूपणों की खोज करते हैं, जबकि कुछ अन्य हमारे प्रतिदिन की क्रियाओं और व्यवहारों से संबंधित रहते हैं। हमें दोनों प्रकार के मनोवैज्ञानिकों की जरूरत है। हमें कुछ ऐसे वैज्ञानिक चाहिए जो सिद्धांतों का विकास करें, जबकि कुछ दूसरे उनका उपयोग मानव समस्याओं के समाधान के लिए करें। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि शोध कौशलों के अलावा एक मनोवैज्ञानिक के लिए वे कौन सी सक्षमताएं हैं जो आवश्यक है। कुछ दशाएं और सक्षमताएं ऐसी हैं जो मनोवैज्ञानिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक मानी जा रही हैं। इसके अंतर्गत ज्ञान के वे क्षेत्र आते हैं जिसको शिक्षा और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद व्यवसाय में आने से पूर्व किसी मनोवैज्ञानिक को जानना चाहिए। ये शिक्षकों, अभ्यास करने वाले एवं शोध करने वाले सभी के लिए जरूरी हैं, जो छात्रों से, व्यापार से, उद्योगों से और बृहत्तर समुदायों के साथ परामर्श की भूमिकाओं में होते हैं। यह माना जा रहा है कि मनोविज्ञान में सक्षमताओं को विकसित करना, उनको अमल में लाना और उनका मापन करना कठिन है, क्योंकि विशिष्ट पहचान और मूल्यांकन की कसौटियों पर आम सहमति नहीं बन पाई है। आधारभूत कौशल या सक्षमता जिनको मनोवैज्ञानिकों ने पहचाना है और जो एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक हैं, उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सामान्य कौशल जनरल स्किल्स, प्रेक्षण कौशल ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एवं सविशिष्ट कौशल स्पेसिफिक स्किल्स। इनकी चर्चा आगे हम कर रहे हैं। सामान्य कौशल, ये कौशल मूलतः सामान्य स्वरूप के हैं और इनकी आवश्यकता सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिकों को होती है, चाहे उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र कोई भी हो। ये कौशल सभी व्यावसायिक मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यक हैं, चाहे वे नैदानिक एवं शास्त्रीय मनोविज्ञान के क्षेत्र के हों, औद्योगिक, संगठनात्मक, सामाजिक या पर्यावरणीय मनोविज्ञान से संबंधित हों या सलाहकार के रूप में कार्यरत हों। इन कौशलों में वैयक्तिक या तथा बौद्धिक कौशल दोनों शामिल होते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण, चाहे नैदानिक या संगठनात्मक हो, उन विद्यार्थियों को नहीं दिया जाना चाहिए जिनमें इन कौशलों का अभाव हो। एक बार इन कौशलों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद ही किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण देकर उन कौशलों का अग्रिम विकास किया जा सकता है।
बौद्धिक एवं वैयक्तिक कौशल। पहला, अंतर्वैयक्तिक कौशल सुनने की योग्यता एवं तदनुभूति की क्षमता, दूसरे की संस्कृति के प्रति सम्मान तथा अभिरुचि की भावना, अनुभवों, मूल्यों, दृष्टिकोणों, लक्ष्यों एवं इच्छाओं तथा भय को समझने का खुलापन तथा प्राप्ति को ग्रहण करने की सकारात्मक भावना इत्यादि। इन कौशलों को वाचिक या अवाचिक रूप से व्यक्त किया जाता है। दूसरा, संज्ञानात्मक कौशल कौशल समस्या समाधान की योग्यता, आलोचनात्मक चिंतन और व्यवस्थित तर्कना, बौद्धिक जिज्ञासा तथा नम्यता। तीसरा, भावात्मक कौशल सांवेगिक नियंत्रण एवं संतुलन, अंतर्वैयक्तिक द्वंद्व के प्रति सहनशीलता, अनिश्चितताओं और अस्पष्टताओं के प्रति सहनशीलता। चौथा, वैयक्तिक अभिवृद्धि, दूसरों के प्रति सहायता की इच्छा, नए विचारों के प्रति खुलापन, ईमानदारी, अखंडता, मूल्यपरक नैतिक व्यवहार, व्यक्तिगत साहस। पांचवा, अभिव्यक्ति परक कौशल, अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं को वाचिक, अवाचिक तथा लिखित रूप में संप्रेषित करने की योग्यता। छठा, परावर्ती या मननात्मक कौशल, स्वयं की अभिप्रेरणाओं, अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों को समझने तथा परीक्षण करने की योग्यता, अपने और दूसरे के व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता। सातवां, वैयक्तिक कौशल, वैयक्तिक संगठन, स्वास्थ्य, समय प्रबंधन एवं उचित परिधान या वेश, विविधताओं के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक भिन्नताएं, आत्म का ज्ञान, अपनी अभिवृत्ति, मूल्यों और उनसे जुड़ी सीमाएं तथा क्षमताएं। जब कोई व्यावसायिक माहौल में विविध प्रकार के लोगों के साथ काम करता है। दूसरा, भिन्न स्थितियों में व्यक्तिगत या सांस्कृतिक विविधताओं के स्वरूप या प्रभाव का ज्ञान। तीसरा, विविध पृष्ठभूमि के लोगों के साथ मूल्यांकन, उपचार तथा परामर्शन के दौरान जिम्मेदारी भरा आचरण। चौथा, भिन्न सांस्कृतिक मानकों और विश्वासों के प्रति सम्मान एवं प्रशंसा की भावना। पांचवा, अपनी वरीयताओं या अधिमान्यताओं तथा अपने समूह के प्रति संवेदनशीलता। छठा, सांस्कृतिक विश्वासों में विविधताओं को प्रोत्साहन एवं सकारात्मक जीवन परिणामों के प्रति सम्मान की भावना। प्रेक्षण कौशल, मनोवैज्ञानिक चाहे शोध कर रहे हों या क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हों, वे ज़्यादातर समय सावधानीपूर्वक सुनने, ध्यान देने और प्रेक्षण करने का काम करते हैं। वे अपनी समस्त संवेदनाओं का उपयोग देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने या स्पर्श करने में करते हैं। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक एक उस उपकरण की तरह है जो अपने परिवेश की समस्त सूचनाओं का अवशोषण कर लेता है। एक मनोवैज्ञानिक अपने परिवेश, जिनमें घटनाएं एवं व्यक्ति दोनों शामिल हैं, के भिन्न पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करता है। प्रारंभ में एक मनोवैज्ञानिक अपने चारों ओर के वातावरण का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है तथा भौतिक स्थितियों को जानने की चेष्टा करता है, जैसे वह फर्श के रंग या छत की बनावट, खिड़कियों, दरवाजों के आकार, प्रकाश की व्यवस्था, कला, चित्र, पेंटिंग या मूर्ति शिल्प पर भी ध्यान देते हैं। ये छोटे, सूक्ष्म तथा प्रासंगिक से दिखने वाले संकेत मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसी कारण मनोवैज्ञानिक परिवेश के इन संकेतों पर ध्यान देता है। भौतिक परिवेश के इन पहलुओं के अलावा एक मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों एवं उनके व्यवहारों का भी प्रेक्षण करता है। इसमें उसकी जनानकीय विशेषताओं जैसे आयु, लिंग, कद इत्यादि, दूसरों से व्यवहार करने या संबंध स्थापित करने के तरीके, दूसरों की उपस्थिति में व्यवहार का स्वरूप आदि शामिल हो सकते हैं। इन सभी पक्षों का मनोवैज्ञानिक एक अभिलेख या रिकॉर्ड तैयार करता है, जिससे प्रेक्षण की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण एवं सार्थक पक्षों को समझा जा सके। पहला, धैर्यपूर्वक प्रेक्षण करना। दूसरा, अपने भौतिक परिवेश को निकट से देखना, जिससे क्या, कौन, कैसे, कहाँ और कब को समझा जा सके। तीसरा, लोगों की प्रतिक्रियाओं, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के प्रति जागरूक रहना। चौथा, उन प्रश्नों को पूछना जिनका उत्तर प्रेक्षण करते समय पाया जा सके। पांचवा, स्वयं को उपस्थित रखना, अपने बारे में सूचना देना यदि पूछा जाए। छठा, एक आशावादी कुतूहल या जिज्ञासा से प्रेक्षण करें। और सातवां, नैतिक आचरण करें। प्रेक्षण के दौरान लोगों की निजता के मानकों का पालन करें। उनसे प्राप्त सूचनाओं को किसी को भी ना बताएं, इसका ध्यान रखें। आप प्रेक्षण के दो प्रमुख उपागमों से पहले ही परिचित हो चुके हैं। ये हैं प्रकृतिवादी प्रेक्षण तथा सहभागी प्रेक्षण। आइए इनके बारे में कौशल विकसित करने की जानकारी लेते हैं। प्रकृतिवादी प्रेक्षण, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, एक प्राथमिक तरीका है जिससे हम सीखते हैं कि लोग भिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि जब कोई कंपनी अपने उत्पाद में भारी छूट की घोषणा करती है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लोग
शॉपिंग मॉल जाने पर कैसा व्यवहार करते हैं। इसके लिए आप एक शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं जहां इन छूट वाली वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। क्रमबद्ध ढंग से आप प्रेक्षण कर सकते हैं कि लोग खरीदारी से पहले या बाद में क्या कहते या करते हैं। उनके तुलनात्मक अध्ययन से वहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में रुचिकर सूझ बन सकती है। सहभागी प्रेक्षण पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन प्रकृतिवादी प्रेक्षण का ही एक प्रकार है। इसमें प्रेक्षक प्रेक्षण की प्रक्रिया में एक सक्रिय सदस्य के रूप में संलग्न होता है। इसके लिए वह उस स्थिति में स्वयं भी सम्मिलित हो सकता है जहां प्रेक्षण करना है। उदाहरण के लिए ऊपर दी गई समस्या में एक प्रेक्षणकर्ता उसी शॉपिंग मॉल की दुकान में अंशकालिक नौकरी लेकर अंदर का व्यक्ति बनकर ग्राहकों के व्यवहार में विभिन्नताओं का प्रेक्षण कर सकता है। इस तकनीक का मानवशास्त्री बहुतायत से उपयोग करते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि उस सामाजिक व्यवस्था का प्रथमतया दृष्टि से एक परिप्रेक्ष्य विकसित कर सकें जो एक बाहरी व्यक्ति को सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता है। प्रेक्षण के लाभ एवं हानि। पहला, इसका प्रमुख लाभ यह है कि यह प्राकृतिक या स्वाभाविक स्थिति में व्यवहार को देखने और अध्ययन करने का अवसर देता है। दूसरा, बाहर के लोगों को या स्थिति में रहने वाले लोगों को प्रेक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तीसरा, इसकी एक कमी यह है कि प्रेक्षण करने में अभिनति या पूर्वग्रह की भावना आ जाती है क्योंकि प्रेक्षक या प्रेक्षित की भावनाएं इसको प्रभावित कर देती हैं। अगला, किसी दी गई परिस्थिति में दैनंदिन क्रियाएं नित्य कर्म रूटीन की तरह होती हैं जो अक्सर प्रेक्षक की दृष्टि से चूक जाती हैं। आखिरी, दूसरी संभाव्य कमी यह है कि वास्तविक व्यवहार और दूसरों की अनुक्रियाएं प्रेक्षक की उपस्थिति से प्रभावित हो सकती हैं। इस प्रकार प्रेक्षण का उद्देश्य पराजित हो सकता है। विशिष्ट कौशल। ये कौशल मनोवैज्ञानिक सेवाओं के क्षेत्र के मूल आधारभूत कौशल हैं। उदाहरण के लिए नैदानिक स्थितियों में कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यक है कि वे चिकित्सापरक हस्तक्षेप की तकनीकों, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन एवं परामर्श में प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसी प्रकार संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक जो संगठन के क्षेत्र में काम करते हैं उनको भी शोध कौशलों के अलावा मूल्यांकन, सुगमीकरण, परामर्शन एवं व्यवहार परक कौशलों की आवश्यकता होती है जिससे व्यक्ति, समूहों, टीमों और संगठनों के विकास की प्रक्रिया को समझ सकें या समझने में मदद कर सकें। यद्यपि विशिष्ट कौशलों और सक्षमताओं की आवश्यकता विशिष्ट व्यावसायिक कार्यों के लिए होती है, फिर भी इन कौशलों में एक प्रकार का अतिव्यापन होता है अर्थात ये कौशल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये किसी क्षेत्र के लिए अनन्य नहीं होते। प्रासंगिक विशिष्ट कौशलों और सक्षमताओं को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संप्रेषण कौशल, वाचन, सक्रिय श्रवण, शरीर भाषा या अवाचिक कौशल। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण कौशल, साक्षात्कार कौशल, परामर्श कौशल, तदनुभूति, सकारात्मक आदर, प्रामाणिकता। संप्रेषण कौशल। हम जिन कौशलों की चर्चा करने जा रहे हैं वे शायद अमूर्त लगें, लेकिन जब आप इससे जुड़ी एक क्रिया को करेंगे तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। आइए संप्रेषण प्रक्रिया के मूल तत्व को समझें और देखें कि कैसे यह व्यक्तिगत संबंधों एवं व्यक्तिगत प्रभाविता में भूमिका निर्वाह करता है। प्रभावी संप्रेषक सीखना मात्र एक अकादमिक क्रिया नहीं है, यह जीवन में सफलता पाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है। इस कक्षा में भी आपकी सफलता अपनी संप्रेषण योग्यता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अच्छा करने के लिए आपको प्रश्न पूछना आना चाहिए, उत्तर देना आना चाहिए, विचारों का सारांश बनाना आना चाहिए, तथ्यों को मतों ओपिनियंस से अलग करना आना चाहिए तथा अपने समकक्षियों एवं अध्यापकों से प्रभावी ढंग से अंतःक्रिया करना आना चाहिए। इसके लिए आपको श्रवण कौशल की आवश्यकता भी होगी ताकि कक्षा में प्रस्तुत सूचनाओं को समग्र रूप से वाचिक एवं अवाचिक दोनों रूप में समझ सकें। आपका प्रस्तुतिकरण कौशल अच्छा होना चाहिए ताकि आप कक्षा में दी गई परियोजना संबंधी रिपोर्ट को अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकें। संप्रेषण प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य क्या है? यह कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक सचेतन या अचेतन साभिप्राय या अभिप्रेत प्रक्रिया है जिसमें भावनाओं तथा विचारों को वाचिक या अवाचिक संदेश के रूप में भेजा, ग्रहण किया और समझा जाता है। हमारी संप्रेषण प्रक्रिया आकस्मिक, बिना किसी आशय के, अभिव्यक्ति परक, व्यक्ति की सांवेगिक स्थिति से जुड़ी या वाक्पटुता
प्रशिक्षक के विशिष्ट लक्ष्यों से जुड़ी हो सकती है। मानव संप्रेषण अंतरवैयक्तिक अथवा सार्वजनिक स्तरों पर हो सकता है। अंतरावैयक्तिक संप्रेषण इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का संबंध किसी व्यक्ति की स्वयं से संवाद करने की क्रिया को कहते हैं। इसमें संचार प्रक्रम, वैयक्तिक निर्णय तथा स्वयं पर केंद्रित विचार शामिल होते हैं। अंतरवैयक्तिक संप्रेषण इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का तात्पर्य उस संप्रेषण से है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से संबंधित होता है, जो एक संप्रेषण परक संबंध स्थापित करते हैं। अंतरवैयक्तिक संप्रेषण के अनेक प्रकारों में मुखोन्मुख या मध्यस्थ आधारित वार्तालाप, साक्षात्कार एवं लघु समूह परिचर्चा आते हैं। सार्वजनिक संप्रेषण पब्लिक कम्युनिकेशन में वक्ता अपनी बातों या संदेशों को श्रोताओं तक पहुंचाता है। ये प्रत्यक्ष जैसे कोई वक्ता मुखोन्मुख जनसभा में भाषण देता है, या अप्रत्यक्ष जैसे जहां वक्ता रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से बात करता है। मानव संप्रेषण के घटक। जब हम संप्रेषण करते हैं तब हमारा संप्रेषण चयनात्मक होता है। इसका अर्थ है हमारे पास उपलब्ध शब्दों एवं व्यवहारों के एक विशाल संग्रह में से हम उन शब्दों एवं क्रियाओं को चुनते हैं जिसके बारे में हमारा भरोसा रहता है कि वे हमारे विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त हैं। जब हम संप्रेषण करते हैं तब हम कूट संकेतन, एनकोड, विचार लेना, उनको अर्थ देना और उनको संदेश के रूप में बदल देना करते हैं और फिर उसको संप्रेषण सरणी या पथ में डाल देते हैं। यह हमारी प्राथमिक संकेतक प्रणाली का अंग है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी होती हैं। देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना या स्पर्श करना। इस संदेश को उस तक भेजा जाता है जो अपनी प्राथमिक संकेत प्रणाली से इसको ग्रहण करता है। वह संग्रहण का विसंकेतन, डिकोड, समझने योग्य रूप में संदेश का अनुवाद करना करता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने कहा कि आपने घंटी की आवाज़ सुनी या यह बेहद नरम वस्तु है। ये वाचिक या भाषाई संप्रेषण के उदाहरण हैं जो बताते हैं कि आपकी ज्ञानेंद्रियों ने संकेतों को कैसे ग्रहण किया। आप अवाचिक या भाषेतर स्तर पर भी अनुक्रिया दे सकते हैं, जैसे आपने गर्म स्टोव को या छुआ तो आपकी अंगुलियां एकदम से दूर हो गईं और आपकी आंखों से आंसू आ गए। अंगुलियों का खींचना और आंखों में आंसू आना, ये दोनों किसी भी देखने वाले को यह बता देंगे कि आपका दर्द कितना था, जैसा कि कितना था। संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण गतिशील है क्योंकि इसकी प्रक्रिया निरंतर परिवर्तनशील रहती है, जैसे कि व्यक्ति की अपेक्षाओं, अभिवृत्तियों, भावनाओं तथा संवेगों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन को हम लगातार अभिव्यक्त करते हैं। इसी से उनका संप्रेषण भी लगातार परिवर्तित होता रहता है। संप्रेषण अविराम है क्योंकि यह कभी भी रुकता नहीं है, चाहे हम सोएं या जगे हों। हम लगातार विचारों का प्रक्रमण करते रहते हैं। हमारा मस्तिष्क सदैव सक्रिय रहता है। संप्रेषण अनुत्क्रमणीय है क्योंकि एक बार संदेश भेज देने के बाद हम उसे वापस नहीं ले सकते हैं। अगर एक बार जब जबान फिसल जाए, एक बार दृष्टिपात कर दें या संवेगात्मक उत्तेजना को प्रकट कर दें तो हम उसको मिटा नहीं सकते। हमारी क्षमा याचनाएं या अस्वीकरण इसके प्रभाव को हल्का कर सकती हैं, लेकिन उसको पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती जो कहा जा चुका है। संप्रेषण अंतः क्रियात्मक है क्योंकि हम लगातार दूसरों के और स्वयं के संपर्क में रहते हैं। दूसरे हमारे भाषणों तथा व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं तथा हम स्वयं भी अपनी वाक क्रिया के प्रति अनुक्रिया देते हैं। इस प्रकार हमारे संप्रेषण का आधार एक क्रिया प्रतिक्रिया चक्र का बने रहना है। जैसा कि हम देख सकते हैं, किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया के प्रभावी होने की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि संप्रेषण में प्रयुक्त होने वाले संकेतों या कूटों जिनका उपयोग संदेश को प्रेषित करने और उसको ग्रहण करने के लिए किया गया है के प्रति संप्रेषण करने वाले संप्रेषकों की आपसी समझ कितनी है। मान लीजिए आप कोई परीक्षा देने वाले हैं कि अचानक आपको पता चलता है कि आप कक्षा में कलम लेकर नहीं आए हैं। आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई अतिरिक्त कलम है जो तुम मुझे दे सकते हो? वह कहती है हाँ, और आपको कलम दे देती है।
अभी आपने एक प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया में भाग लिया है। आपने संप्रेषक एक संदेश आपको कलम की आवश्यकता है का कूट संकेतन किया है। वह एक सरणी अपनी आवाज की ध्वनि का उपयोग करके अपने दोस्त संप्रेषक बा का संदेश प्रेषित किया है। आपकी दोस्त क्या नियंत्रित कान का उपयोग एवं विसंकेतन करके संदेश को ग्रहण करती है। वह समझती है कि आपको कलम चाहिए। आपकी दोस्त का फीडबैक हाँ कहना और आपको कलम देने का व्यवहार करना, इन सब का मतलब है कि संदेश को सफलतापूर्वक ग्रहण किया गया तथा विसंकेतन किया गया। यद्यपि संप्रेषण उस अवस्था में भी सफल होता अगर आपकी दोस्त ने यह कहा होता, माफ़ करना मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं आज एक ही कलम लेकर आई हूँ। आप यह याद रखना चाहेंगे कि भाषण स्वयं में कोई संप्रेषण नहीं है। भाषण सिर्फ एक जैविक क्रिया है। ध्वनि की उक्ति या उच्चार भाषा का उपयोग करते हुए संप्रेषण का बृहत्तर अर्थ है। इसमें दो या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच एक संबंध होता है जिसमें वे अर्थ निरूपण की हिस्सेदारी में शामिल होते हैं, जिससे संदेश के भेजने एवं ग्रहण करने में एक समानता बनी रहती है। वाचन संभाषण संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण घटक है। भाषा का उपयोग करके बोलना। संभाषण भाषा में प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जिसमें अर्थ बंधे हुए होते हैं। प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि संप्रेषक भाषा का सही उपयोग करना जानता हो, क्योंकि भाषा प्रतीकात्मक होती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो शब्दों का उपयोग स्पष्ट एवं परिशुद्ध होना चाहिए। संप्रेषण किसी संदर्भ के अंतर्गत घटित होता है, इसलिए दूसरे के संदर्भ आधार को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है प्रेषक जिस संदर्भ से संदेश प्रेषित कर रहा है उसके प्रति जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उस संदर्भ की व्याख्या की हिस्सेदारी आवश्यक है। अगर नहीं तो अपनी शब्दावली स्तर एवं शब्दों के चयन को सुनने वाले के अनुरूप स्तर पर लाना पड़ता है। याद रहे, किसी संस्कृति विशिष्ट या क्षेत्र अनुरूप अपभाषा तथा शब्दों की अभिव्यक्ति कभी कभी संप्रेषण की प्रभाविता में बाधा बन जाती है। श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। आपकी शैक्षणिक सफलता, नौकरी की उपलब्धि एवं व्यक्तिगत प्रसन्नता काफी हद तक आपके प्रभावी ढंग से सुनने की योग्यता पर निर्भर करती है। प्रथमतः श्रवण आपको एक निष्क्रिय व्यवहार लग सकता है क्योंकि इसमें चुप्पी होती है, लेकिन निष्क्रियता की यह छवि सच्चाई से दूर है। श्रवण में एक प्रकार की ध्यान सक्रियता होती है। सुनने वाले को धैर्यवान तथा अनिर्णयात्मक होने के साथ विश्लेषण करते रहना पड़ता है ताकि सही अनुक्रिया दी जा सके। सुनना, हियरिंग एवं श्रवण, लिसनिंग वास्तव में एक नहीं है। सुनना एक जैविक क्रिया है जिसमें संवेदी सरणियों के द्वारा संदेश का अभिग्रहण शामिल होता है। यह श्रवण का एक आंशिक पक्ष है। इसमें अभिग्रहण, ध्यान, अर्थ का आरोपण तथा श्रवणकर्ता के संदेश के प्रति अनुक्रिया आदि शामिल होते हैं। अभिग्रहण श्रवण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। उद्दीपक या संदेश का अभिग्रहण करना। ये संदेश श्रव्य, श्रवण योग्य और दृश्य दिखाई देने योग्य हो सकते हैं। श्रवण प्रक्रिया कुछ जटिल शारीरिक अंतःक्रियाओं पर आधारित होती है जिसमें कान तथा मस्तिष्क की भूमिका होती है। श्रवण तंत्र के अलावा कुछ लोग अपनी दृष्टि प्रणाली से भी श्रवण करते हैं। वे किसी व्यक्ति की मुखी अभिव्यक्ति, भंगिका, मुद्रा, गति एवं रूप रंग का प्रेक्षण करते हैं, जिससे अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं और जिनको मात्र संदेश के वाचिक अंश के श्रवण से नहीं समझा जा सकता है। ध्यान एक बार जब उद्दीपक जैसे एक शब्द या दृष्टि संकेत या दोनों ग्रहण किए जाते हैं तो वे मानव प्रक्रमण तंत्र की ध्यान अवस्था पर पहुंचते हैं। इस अवस्था में अन्य उद्दीपक पश्चगमन की अवस्था में आ जाते हैं ताकि हम विशिष्ट शब्दों या दृश्य प्रतीकों पर पूरा ध्यान दे सकें। सामान्यतया हमारा ध्यान हम जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं उनके बीच बटा रहता है या हमारे आसपास जो कुछ घटित हो रहा है उसमें उलझा रहता है। मान लीजिए कि आप कोई सिनेमा देख रहे हैं। आपके सामने बैठा व्यक्ति अपने बगल में बैठे व्यक्ति के साथ लगातार कानाफूसी कर रहा है। सिनेमा घर का ध्वनि यंत्र भी खड़खड़ा
रहा है। साथ ही आपको आगे आने वाली परीक्षा के बारे में भी चिंता है। इस तरह से आपका ध्यान अनेक दिशाओं में बटा रहता है। विभक्त ध्यान किसी संदेश या संकेत को ग्रहण करना कठिन बना देता है। पुनर्वाक्य विन्यास। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई श्रवण कर रहा है कि नहीं? आप उससे पूछे कि आपने जो कहा वह उसको फिर से कहे। ऐसा करने वाला व्यक्ति आपके शब्दों को एकदम से नहीं दोहरा सकता है। वह मूलतः अपनी समझ से आपकी बातों या विचारों को पुनर्कथित करता है, वही जो उसकी समझ में आया होता है। इसी को पुनर्वाक्य विन्यास पैराफ्रेसिंग कहते हैं। इसके द्वारा आपको यह समझ में आ जाता है कि आपने जो कहा वह कितना समझा या सुना गया। अगर कोई कही हुई बात को संक्षेप में दोबारा दोहरा नहीं सकता, तब यह इसका साक्ष्य है कि उसने पूरा संदेश ठीक से ग्रहण नहीं किया है, अर्थात या तो सुना नहीं है या समझा नहीं है। जब हम कक्षा में अध्यापक या किसी दूसरे व्यक्ति को सुन रहे हों, तब भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम उनकी बात दोहरा सकते हैं या नहीं। सुनी हुई बात का पुनर्वाक्य विन्यास करने का प्रयास करें, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तब संभव होने पर तत्काल स्पष्टीकरण करें। अगली बार जब आप किसी तीव्रतम बातचीत में संलग्न हों, तो वाचिक रूप से पुनर्वाक्य विन्यास करने का प्रयास करें, जैसे जब कोई आपको आदेश दे रहा हो या किसी मित्र के साथ आप एक द्वंद्व स्थिति जैसे वाद विवाद में उलझे हुए हों। आप अपने मित्र की कही हुई बात को दोहरा कर बताएं, यह देखने के लिए कि जो कहा जा रहा है आप वही सुन रहे हैं या नहीं। इससे पता चलेगा कि आपका ग्रहण करना और समझना एक ही धरातल पर चल रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कितनी बार वाद विवाद गलत संप्रेषण की वजह से होता है। अर्थ का आरोपण। किसी भी उद्दीपक को ग्रहण करने के बाद उसको हम एक पूर्व निर्धारित श्रेणी में रखते हैं। उस श्रेणी का विकास भाषा के सीखने के साथ ही जुड़ा रहता है। हम उन मानसिक श्रेणियों को विकसित करते हैं जिनके द्वारा प्राप्त संदेश की व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए, हमारी श्रेणीकरण प्रणाली ने पनीर शब्द को एक दुग्ध उत्पाद के रूप में श्रेणीबद्ध कर रखा है, जिसका एक खास स्वाद है, रंग है, जिसके द्वारा हम पनीर शब्द का उपयोग सही अर्थ में कर पाते हैं। श्रवण में संस्कृति की भूमिका। मस्तिष्क की तरह हम जिस संस्कृति में पलते बढ़ते हैं, वह भी हमारे श्रवण एवं सीखने की योग्यता को प्रभावित करती है। एशियाई संस्कृति जैसे कि भारत में जब बड़े या वरिष्ठ लोग संदेश देते हैं, तब उसको शांत संप्रेषक की तरह ग्रहण किया जाता है। कुछ संस्कृतियों में ध्यान को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए, बौद्ध दर्शन में एक संप्रत्यय होता है जिसको मनोयोग कहते हैं। इसका अर्थ है कि आप जो भी करें उस पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित रखें। बाल अवस्था में मनोयोग का प्रशिक्षण देने से ध्यान केंद्रित करने की योग्यता का विस्तार हो जाता है और इससे श्रवण की क्षमता बेहतर हो जाती है। व्यक्ति में इससे सहानुभूति श्रवण की योग्यता भी बढ़ती है। फिर भी अनेक संस्कृतियों में श्रवण कौशलों में बढ़ोतरी से जुड़े संप्रत्ययों का अभाव है। शरीर भाषा। क्या आप मानते हैं कि जब आप दूसरों से संवाद करते हैं, तब आपके शब्द आपके संदेश का पूर्ण अर्थ संप्रेषित कर पाते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ में है, तब आप गलत हैं। हम सभी जानते हैं कि संप्रेषण का एक बड़ा भाग वाचिक भाषा का उपयोग किए बिना भी हो सकता है। हमें पता है कि अवाचिक क्रियाएं प्रतीकात्मक होती हैं और किसी भी बातचीत की क्रिया से गहराई से जुड़ी रहती हैं। इन्हीं अवाचिक क्रियाओं के अंश को शरीर भाषा, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। शरीर भाषा में वे सारे संदेश शामिल होते हैं जो शब्दों के अलावा लोग बातचीत के दौरान उपयोग करते हैं। शरीर भाषा पढ़ते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी एक अवाच्य संकेत अपने आप में संपूर्ण अर्थ नहीं रखता है। इसमें हाव भाव, भंगिमा, शरीर की बनावट, नेत्र संपर्क, शरीर की गति, पोशाक, शैली जैसे कारक शामिल होते हैं और इसको एक कुछ क्लस्टर के रूप में समझना पड़ता है। साथ ही वाचिक संप्रेषण में अवाचिक संकेतों के अनेक अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सीने पर एक दूसरे पर रखी गई बाहुओं या भुजाओं का अर्थ होता है कि व्यक्ति स्वयं को अलग रखना चाहता है, परंतु अगर सीधी मुद्रा में सीने पर भुजाएं बंधी हों, शरीर की मांसपेशियां तनी हों, जबड़ों की मांसपेशियों में जकड़न और आंखों की मांसपेशियों में संकुचन हो, तो यह संभवतः क्रोध का संप्रेषण करता है।
जब हम शरीर भाषा का विश्लेषण कर रहे हैं तब उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि और अतीत में उसके व्यवहार के स्वरूप को भी ध्यान में रखना चाहिए। संप्रेषण में वर्तमान व्यवहार और अतीत के व्यवहार के बीच एकरूपता तथा वाचिक एवं अवाचिक व्यवहार के बीच सुमेल को संगति कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। अगर आप अपने मित्र को कहते हैं कि आज तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तब आपके कहने का आधार यह होता है कि उसका हाव भाव और रंग रूप जो आज दिखाई पड़ रहा है शायद वे अतीत के अनुभवों से अलग है। दूसरे शब्दों में कुछ बदल गया है और आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके पास अतीत का अनुभव नहीं होता तब आपको शायद परिवर्तन नहीं महसूस होता। याद करें कि किसी बातचीत को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के लिए हम किस हद तक शरीर भाषा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम हाथ हिलाकर रेस्तरां में वेटर या मित्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हालांकि बातचीत में हमारी शरीर भाषा बगैर हमारे सचेतन बोध के अभिव्यक्त होती रहती हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौशल अगला कौशलों सक्षमताओं का समुच्चय जिसकी मनोवैज्ञानिकों को आवश्यकता होती है का संबंध मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार से। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक मापन, मूल्यांकन तथा व्यक्तियों और समूहों, संगठनों तथा समुदायों की समस्या समाधान के कौशल आते हैं। मनोवैज्ञानिक सदैव से 19वीं सदी में गाल्टन के समय से व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में अभिरुचि रखते आए हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाए गए जिनका उपयोग प्रमुखतः सामान्य बुद्धि, व्यक्तित्व विभेदक अभिसक्षमताओं, शैक्षिक उपलब्धियों, व्यावसायिक उपयुक्तता या अभिरुचियों, सामाजिक अभिवृत्तियों तथा विभिन्न अबौद्धिक विशेषताओं के विश्लेषण एवं निर्धारण में किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग व्यक्तियों की विभिन्नताओं का अध्ययन करने के अलावा समूहों के मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए भी किया जाता है। मनोवैज्ञानिक इन परीक्षणों का उपयोग व्यवसाय, आयु, लिंग, शिक्षा, संस्कृति आदि जैसे कारकों के आधार पर उत्पन्न अंतरों के अध्ययन में करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, वैज्ञानिक उन्मुखता, साइंटिफिक ओरिएंटेशन तथा मानकीकृत व्याख्या, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरप्रिटेशन के प्रति सजगता रखना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए उद्योगों और व्यवसाय में संगठनात्मक एवं कार्मिक कर्मचारी कार्यों में जहाँ विशिष्ट पदों के लिए विशेषीकृत परीक्षणों द्वारा चयन का कार्य करना है, यह आवश्यक है कि परीक्षण की वैधता स्थापित करने के लिए वास्तविक निष्पादन अभिलेख या निर्धारण को मानदंड के रूप में लिया जाए। मान लीजिए कि किसी संगठन का कार्मिक विभाग यह जानना चाहता है कि कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण संभावित रूप से सर्वश्रेष्ठ स्टेनोग्राफर की पहचान करने में मदद कर पाएगा या नहीं। इसके लिए जरूरी है कि परीक्षण स्टेनोग्राफर के विभिन्न निष्पादन स्तरों के बीच अंतर कर पाए। इसके साथ ही यह भी पता लगाना चाहिए कि हाल में नियुक्त किए गए कर्मचारी जिसका परीक्षण के आधार पर चयन किया गया है का निष्पादन परीक्षण प्राप्तांक के साथ मेल करता है कि नहीं। श्रवण कौशलों को सुधारने के कुछ संकेत। पहला, इस बात की पहचान करें कि प्रेषक एवं संग्राहक दोनों संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। दूसरा, संप्रेषित की जा रही सूचना प्राप्त करने की शुरुआत में कोई निर्णय लेने से बचें, सभी विचारों के प्रति खुलापन रखें। तीसरा, धैर्यवान श्रवणकर्ता बने, अनुक्रिया देने में जल्दी न करें। चौथा, अहम कथन से बचें, केवल जो चाहते हैं उसी के बारे में बात न करें, दूसरों को भी अवसर दें और उनको जो कहना है कहने दें। पांचवा, सांवेगिक अनुक्रियाओं के प्रति सावधान रहें, विशेष रूप से वे शब्द जो भावपूर्ण हों। छठा, यह ध्यान रखें कि आपकी शरीर भंगिमा आपके श्रवण को प्रभावित करती है। सातवां, विमनस्कता को नियंत्रित करें। आठवां, अगर कोई संदेह हो तो पुनर्कथन वाक्य विन्यास करें। प्रेषक से पूछें कि वह आपके द्वारा ठीक से समझा जा रहा है या नहीं। नौवां, जो कहा जा रहा है उसका मानस प्रत्यक्षीकरण करें। तात्पर्य यह है कि संदेश को मूर्त क्रिया के रूप में अनुदित करें। साक्षात्कार कौशल। एक साक्षात्कार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है जिसमें प्रश्न उत्तर प्रारूप या फॉर्मेट का अनुसरण किया जाता है। साक्षात्कार अन्य प्रकार के वार्तालापों की तुलना में अधिक औपचारिक होता है क्योंकि इसका एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है तथा उसकी संरचना केंद्रित होती है। अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, उनमें से
एक रोजगार साक्षात्कार है जिसका अनुभव आप में से अधिकांश लोग करेंगे। अन्य प्रारूपों में सूचना संग्रह संबंधी साक्षात्कार, परामर्शी साक्षात्कार, पूछताछ संबंधी साक्षात्कार, रेडियो टेलीविजन के साक्षात्कार तथा शोध साक्षात्कार आते हैं। साक्षात्कार प्रारूप। एक बार साक्षात्कार के उद्देश्य स्थापित हो जाने पर साक्षात्कारकर्ता एक प्रारूप तैयार करता है। इसका आधारभूत प्रारूप साक्षात्कार का उद्देश्य चाहे जो हो 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। इसको प्रारंभ, मुख्य भाग एवं समापन की संज्ञा दी जा सकती है। अब हम इन तीनों अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन करेंगे। साक्षात्कार का प्रारंभ। साक्षात्कार के प्रारंभ में 2 संप्रेषकों के बीच सौहार्द स्थापित करना शामिल होता है। उसका उद्देश्य यह होता है कि साक्षात्कार देने वाला आराम की स्थिति में आ जाए। सामान्यतः साक्षात्कारकर्ता बातचीत की शुरुआत करता है और प्रारंभिक समय में ज़्यादा बात करता है। इससे 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। इससे साक्षात्कार का उद्देश्य स्थापित होता है तथा साक्षात्कार देने वाले को स्थिति एवं प्रश्न पूछने वाले के प्रति सहज होने का समय मिल जाता है। साक्षात्कार का मुख्य भाग। साक्षात्कार का मुख्य भाग इस प्रक्रिया का केंद्र है। इस अवस्था में साक्षात्कारकर्ता सूचना और प्रदत्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछने का प्रयास करता है जिसके लिए आयोजन किया गया है। प्रश्नों का अनुक्रम। एक साक्षात्कार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों की एक सूची तैयार करता है जिसको प्रश्न अनुसूची, शेड्यूल भी कहा जाता है। इस अनुसूची में विभिन्न क्षेत्रों या श्रेणियों से जो वह जानना चाहता है प्रश्न होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता उन क्षेत्रों या श्रेणियों को निर्धारित करे जिनके बारे में उसे प्रश्न पूछना है। इसमें साक्षात्कारकर्ता ने अनेक श्रेणियों का चयन किया, जैसे पिछले संगठन में किए गए काम का स्वरूप, पिछली नौकरी से संतुष्टि, उत्पादों पर विचार, दृष्टिकोण आदि। इन श्रेणियों से जुड़े प्रश्नों को निर्मित किया गया तथा उनको सरलता से कठिनता के अनुक्रम में व्यवस्थित कर लिया गया। प्रश्नों का उपयोग तथ्यों की जानकारी का मूल्यांकन करने के अलावा व्यक्तिपरक मूल्यांकन के लिए भी किया जा सकता है। साक्षात्कार का समापन। साक्षात्कार का समापन करते समय साक्षात्कारकर्ता ने जो संग्रह किया है उसे उसका सारांश बताना चाहिए। साक्षात्कार का अंत आगे लिए जाने वाले कदम पर चर्चा के साथ होना चाहिए। जब साक्षात्कार समाप्त हो रहा हो तब साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले को भी प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए या टिप्पणी करने का मौका देना चाहिए। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कौशलों के मूल तत्व। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन एक आधारभूत कौशल है जिसकी आवश्यकता मनोवैज्ञानिकों को होती है। इसमें साक्षात्कार और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति का समग्र एवं समाकलित मूल्यांकन ज्ञान शामिल होता है। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक सेवाओं के परिणामों का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए आवश्यक कौशलों में है: पहला, विविध प्रकार के विधियों एवं माध्यमों से मूल्यांकन करने की योग्यता। इसमें उन तरीकों का ध्यान रखना भी सम्मिलित है जिससे विविध व्यक्तियों, युग्मों, परिवारों एवं समूहों के प्रति सम्मान एवं अनुक्रियाशीलता की भावना बनी रहे। दूसरा, निर्णय लेने के लिए प्रदत्त संग्रह करते समय एक प्रणालीबद्ध उपागम के उपयोग की योग्यता। तीसरा, मूल्यांकन विधियों के उदाहरणों से जुड़े मनोमित्तिक मुद्दों का ज्ञान। चौथा, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रदत्तों को समाकलित करने से संबंधित मुद्दों की जानकारी रखना। पांचवा, नैदानिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रदत्तों को समाकलित करने की योग्यता। छठा, निदान के उपयोग एवं निरूपण की योग्यता जिससे उपलब्ध नैदानिक उपागमों की सीमाओं और शक्तियों को समझा जा सके। आठवां, कौशलों को बढ़ाने एवं अमल में लाने के लिए पर्यवेक्षण के प्रभावी उपयोग की क्षमता। कोई भी जो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करता है उसका व्यावसायिक रूप से योग्य होना तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का संचालन परीक्षण पुस्तिका मैनुअल में दी गई सूचना अनुदेशों के अनुसार ही किया जाता है। इसके आवश्यक तथ्य हैं: पहला, परीक्षण
परीक्षण का उद्देश्य अर्थात इसका उपयोग किसके लिए किया जाना है। दूसरा, जनसंख्या की विशेषताएं जिसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, परीक्षण की वैधताओं के प्रकार अर्थात किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह उसी का मापन करता है जिसके मापन का दावा करता है। चौथा, वैधता के बाह्य मानदंड अर्थात उन क्षेत्रों पर जिस पर इसकी कार्यशीलता देखी गई है। पांचवा, विश्वसनीयता सूचकांक प्राप्तांकों में त्रुटि की क्या संभावनाएं हैं। छठा, प्रतिदर्श मानकीकरण अर्थात जब परीक्षण का निर्माण हुआ तब किसका परीक्षण किया गया था। भारतीयों का, अमेरिकियों का, ग्रामीणों का, शहरियों का, साक्षरों का, निरक्षरों का आदि। अगला, परीक्षण संचालन के लिए निर्धारित समय अंक देने की पद्धति अर्थात किसको अंक दिया जाएगा और इसकी विधि क्या होगी। अगला, मानक कौन से उपलब्ध हैं। किस समूह के संदर्भ में प्राप्तांकों की व्याख्या की जाएगी। पुरुष, महिला, आयु समूह आदि। अन्य विशिष्ट कारकों के प्रभाव जैसे दबाव स्थितियों या दूसरों की उपस्थिति का प्रभाव आदि। परीक्षण की सीमाएं अर्थात किसका और क्या मूल्यांकन नहीं कर सकता। वे दशाएं जिनमें यह परीक्षण अच्छा मूल्यांकन नहीं दे सकता है। साक्षात्कार प्रश्नों के प्रकार। पहला, प्रत्यक्ष प्रश्न ये स्पष्ट होते हैं और इनको विशिष्ट सूचनाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अंतिम बार आपने कहाँ काम किया था। मुक्तोत्तर प्रश्न ये कम स्पष्ट होते हैं और केवल विषय को बताते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपनी नौकरी से कुल मिलाकर कितने प्रसन्न थे। अमुक्तोत्तर प्रश्न अनुक्रिया के विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं जिससे अनुक्रिया का प्रसरण संकीर्ण रहता है। उदाहरण के लिए, क्या आपको लगता है कि उत्पाद संबंधी ज्ञान या संप्रेषण कौशल एक विक्रेता के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। द्विध्रुवीय प्रश्न यह अमुक्तोत्तर प्रश्न का ही एक प्रकार है। इसमें हाँ नहीं अनुक्रिया अपेक्षित होती है। उदाहरण के लिए, क्या आप इस कंपनी के लिए काम करना चाहेंगे। संकेतन प्रश्न ये किसी विशेष उत्तर के पक्ष में अनुक्रिया को प्रोत्साहन देते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप इस पक्ष में नहीं हैं कि इस कंपनी में अधिकारियों का एक संघ यूनियन बने। दर्पण प्रश्न इनका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति ने जो कहा है उस पर परावर्तन करके विचार करें या उसको आगे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, आपने कहा कि मैं इतना परिश्रम करता हूं पर मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया बताएं कि ऐसा क्यों होता है। साक्षात्कार प्रश्नों के उत्तर देना। पहला, अगर आपको इस प्रश्न समझ में नहीं आया है तो स्पष्टीकरण के लिए पूछिए। दूसरा, अपने उत्तर में प्रश्न का पुनर्कथन करें। तीसरा, एक समय में एक ही प्रश्न का उत्तर दें। चौथा, नकारात्मक प्रश्नों को सकारात्मक में बदल दें। परामर्श कौशल एक मनोवैज्ञानिक के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक है कि परामर्श एवं निर्देशन के क्षेत्र में भी सक्षमता हो। इन सक्षमताओं को विकसित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण कुशल पर्यवेक्षण में दिया जाना चाहिए। गलत व्यवसाय में जाने के परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम में चला जाता है जिसके लिए उसके पास अपेक्षित क्षमता एप्टीट्यूड का अभाव है, तब उसके सामने समायोजन की या निषेधात्मक संवेगों की गंभीर समस्या विकसित हो सकती है। वह हीनता मनोग्रंथि से भी ग्रसित हो सकता है। इन कठिनाइयों को वह दूसरे माध्यमों से प्रेक्षित कर सकता है। इसके विपरीत, अगर कोई ऐसा व्यवसाय चुनता है जिसके लिए उसमें पर्याप्त अनुकूलनशीलता है, तब उसको अपने काम से संतुष्टि होगी। इससे उत्पन्न सकारात्मक भावनाएं उसके समग्र जीवन समायोजन पर अच्छा प्रभाव डालेंगे। परामर्श भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां एक व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें वह अपनी अनुकूलता और अपने आधारभूत कौशलों का मूल्यांकन करके देख सके कि वह इस व्यवसाय के लिए प्रभावी है या नहीं। परामर्श का अर्थ एवं स्वरूप। साक्षात्कार की योजना सेवार्थी एवं परामर्शदाता के व्यवहार का विश्लेषण तथा सेवार्थी के ऊपर पड़ने वाले विकासात्मक प्रभाव के निर्धारण के लिए परामर्श एक प्रणाली प्रस्तुत करता है। इस भाग में हम परामर्श से जुड़े संप्रत्ययों, विधियों एवं कौशलों का विवेचन करेंगे, जिसका उद्देश्य है कि कुछ मूर्त योग्यताओं का विकास किया जा सके। एक परामर्शदाता इस बात में अभिरुचि रखता है कि वह सेवार्थी की
समस्याओं को उसके दृष्टिकोण और भावनाओं का ध्यान में रखकर समझ सके। इसमें समस्या से जुड़े वास्तविक तथ्य या वस्तुनिष्ठ तथ्य हम कम महत्वपूर्ण होते हैं और यह अधिक महत्वपूर्ण होता है कि सेवार्थी द्वारा स्वीकार की गई भावनाएं कैसी हैं, उनको लेकर काम किया जाए। इसमें व्यक्ति तथा वह समस्या को किस प्रकार परिभाषित करता है, इसको ध्यान में रखा जाता है। परामर्श में सहायता परक संबंध होता है, जिसमें सम्मिलित होता है वह जो मदद चाह रहा है, जो मदद दे रहा है या देने का इच्छुक है, जो मदद देने में सक्षम हो या प्रशिक्षित हो और उस स्थिति में हो जहां मदद लेना और देना सहज हो। परामर्श के निम्नलिखित तत्व उसके सभी प्रमुख सैद्धांतिक उपागमों में समान होते हैं। पहला, परामर्श में सेवार्थी के विचारों, भावनाओं एवं क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया करना सम्मिलित होता है। दूसरा, परामर्शन में सेवार्थी के प्रत्यक्षण एवं भावनाओं की आधारभूत स्वीकृति होती है बिना किसी मूल्यांकन मानकों के। तीसरा, गोपनीयता एवं निजता परामर्श स्थिति के अत्यावश्यक संघटक हैं। वे भौतिक स्थितियां जो इसकी गुणवत्ता का संरक्षण करती हैं महत्वपूर्ण है। चौथा, परामर्श स्वैच्छिक होता है। यह तभी होता है जब कोई सेवार्थी किसी परामर्शदाता के पास जाता है। एक परामर्शदाता सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करता है। पांचवा, परामर्शदाता और सेवार्थी दोनों इस प्रक्रिया में वाचिक तथा अवाचिक संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। इसी कारण किसी परामर्शदाता की प्रभाविता के लिए संदेशों के प्रति अभिज्ञता, जानकारी एवं संवेदनशीलता अनिवार्य घटक है। परामर्श के मिथकों का खंडन। पहला, परामर्श का तात्पर्य केवल सूचना देना नहीं होता है। दूसरा, परामर्श केवल सलाह देना नहीं होता है। तीसरा, किसी नौकरी या पाठ्यक्रम में चयन या स्थानांतरण परामर्श देना नहीं होता है। चौथा, परामर्श और साक्षात्कार समान नहीं है, यद्यपि परामर्श में साक्षात्कार प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। पांचवा, परामर्श के अंतर्गत अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहारों को अनुनय करके, बदसर न करके, धमकी देकर या विवश करके प्रभावित करना नहीं आता है। प्रभावित संबंधों को विकसित करना। अधिकतर लोग जो परामर्शदाता से मदद लेते हैं उनके प्रभावी या संतोषजनक संबंध बेहद कम होते हैं या उनका पूरी तरह अभाव होता है। चूंकि व्यवहार में परिवर्तन अक्सर सामाजिक अवलंब या समर्थन के एक नेटवर्क से आता है, इसके लिए जरूरी है कि सेवार्थी दूसरे व्यक्तियों से अच्छा संबंध विकसित करने पर ध्यान दे। परामर्श संबंध वह माध्यम है जिससे इसका प्रारंभ किया जा सकता है। हम सभी की तरह परामर्शदाता भी पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन दूसरों की तुलना में स्वस्थ एवं सहायक संबंधों का विकास करने की विशेषताओं में प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। संक्षेप में, परामर्श में सेवार्थी के लिए एक से अधिक परिणामों की अपेक्षा होती है जो एक साथ ही घटित होते हैं। सेवार्थी में होने वाले प्रभावी व्यवहार परिवर्तन बहुपक्षीय होते हैं। इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि सेवार्थी अधिक जिम्मेदारी ले, नई अंतर्दृष्टि विकसित करे, विभिन्न प्रकार के व्यवहार करे तथा अधिक प्रभावी संबंध विकसित करने का प्रयास करे। प्रभावी सहायक की विशेषताएं। परीक्षित सहायक होने के कारण परामर्शदाता की जिम्मेदारी बनती है कि वह सुनिश्चित करे कि उसके परामर्श से सेवार्थी को लाभ हो तथा उसके चिकित्सापरक उद्देश्य हासिल हो सके। ज्यादातर स्थितियों में परामर्श प्रक्रिया की सफलता परामर्शदाता की योग्यता, कौशल, अभिवृत्ति, व्यक्तिगत गुणों एवं उसके व्यवहार पर निर्भर करती है। इनमें से कोई भी या सभी परामर्श की प्रभाविता को बढ़ा सकते हैं या सहायता प्रक्रम को प्रभावी बना सकते हैं। इस भाग में हम उन 4 गुणों की चर्चा करेंगे जो प्रभावी परामर्शदाता के साथ संबंधित होते हैं। इसमें सम्मिलित हैं: पहला, प्रामाणिकता; दूसरा, दूसरों के प्रति सकारात्मक आदत; तीसरा, तदनुभूति की योग्यता तथा 4, पुनर्वाक्य विन्यास। पहला, प्रामाणिकता। आपका अपने बारे में प्रत्यक्षण या अपनी छवि आपके मैं को बनाती है। यह प्रत्यक्षित मैं आपके विचारों, शब्दों, क्रियाओं, पोशाक और जीवन शैली के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। ये सभी आपके मैं को दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। जो आपके निकट संपर्क में आते हैं वे अपने लिए आपके बारे में अलग छवि या धारणा बनाते हैं और वे कभी कभी इस छवि को आप तक पहुंचाते भी हैं। उदाहरण के लिए, मित्र आपको बताते हैं कि वे आपके बारे में क्या पसंद या नापसंद करते हैं। आपके माता पिता या अध्यापक आपकी प्रशंसा या
आलोचना करते हैं। आप जिनका सम्मान करते हैं वे भी आपका मूल्यांकन करते हैं। ये सामूहिक निर्णय उन लोगों के द्वारा जिनका आप सम्मान करते हैं इनको दूसरे महत्वपूर्ण भी कहा जा सकता है। एक हम का विकास करते हैं। इस हम में वह प्रत्यक्षण सम्मिलित है जो दूसरे हमारे बारे में बताते हैं। ये प्रत्यक्षण आपके स्वप्रत्याशित मैं जैसा भी हो सकता है या उससे भिन्न भी हो सकता है। जहाँ तक आप अपने स्वयं के बारे में अपने प्रत्यक्षण तथा दूसरों के अपने बारे में प्रत्यक्षण के प्रति जितने जानकार एवं सजग हैं, इससे आपकी आत्म जागरूकता का पता चलता है। प्रामाणिकता का अर्थ है कि आपके व्यवहार की अभिव्यक्ति आपके मूल्यों, भावनाओं एवं आंतरिक आत्मबिंब या आत्म छवि सेल्फ इमेज के साथ संगत होती है। दूसरा, दूसरों के प्रति सकारात्मक आदर एक उपबोध्य काउंसिली परामर्श तथा संबंध में एक अच्छा संबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। यह इस स्वीकृति को परावर्तित करता है कि दोनों की भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम नए संबंध बनाते हैं तब हम एक अनिश्चितता की भावना एवं दुश्चिंता का अनुभव करते हैं। इन भावनाओं को कम किया जा सकता है अगर परामर्शदाता सेवार्थी जैसा महसूस कर रहा हो उसके बारे में एक सकारात्मक आदर का भाव प्रदर्शित करता है। दूसरों के प्रति सकारात्मक आदर का भाव दिखाने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए। जब आप बोल रहे हों तब मैं संदेश का उपयोग की आदत बनाएं, ना कि तुम संदेश की। इसका एक उदाहरण होगा, मैं समझता हूँ, ना कि आपको तुमको नहीं चाहिए। दूसरे व्यक्ति को अनुक्रिया तभी दे जब आप उसकी कही हुई बात को समझ लें। दूसरे व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दें ताकि वह जैसा महसूस करता है वैसा बता सके, उसको टोके या बाधित ना करे। यह मानकर ना चलें कि दूसरा यह जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अपने को निर्देश आधार के अनुसार ही व्यक्त करें, अर्थात उस संदर्भ के अनुसार जिसमें बातचीत चल रही है। स्वयं या दूसरों के ऊपर कोई लेबल न लगाएं, उदाहरणार्थ तुम एक अंतर्मुखी व्यक्ति हो इत्यादि। तीसरा, तदनुभूति। यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है जो परामर्शदाता के पास होना चाहिए। जैसा कि आप अध्याय पहले हम पढ़ चुके हैं कि तदनुभूति एक परामर्शदाता की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह सेवार्थी की भावनाओं को उसके ही परिप्रेक्ष्य से समझता है। वह दूसरे के जूते में पैर। पाठ 9, मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान का प्रारंभ एक अनुप्रयोग या उपादेय उन्मुख विद्या शाखा के रूप में हुआ। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मनोविज्ञान की व्यावहारिकता का सर्वोत्तम उदाहरण है। मनोविज्ञान हमारे जीवन से संबंधित अनेक प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए किस प्रकार के व्यक्तित्व बनावट की आवश्यकता है, या कक्षा 12 में पढ़ने वाले किसी छात्र के लिए कौन सा व्यवसाय सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसी प्रकार लोगों के बारे में अनेक प्रश्न और जिज्ञासाएं होती हैं जिनका उत्तर मनोवैज्ञानिकों से अपेक्षित होता है। मनोविज्ञान की अनुप्रयोग संबंधी दो प्रकार की छवियां हैं। पहली एक सेवा उन्मुख विद्या शाखा के रूप में एवं दूसरा एक वैज्ञानिक विधि प्रेरित अनुसंधान विद्या शाखा के रूप में। ये दोनों छवियां एक दूसरे से संबद्ध हैं जिनको अलग करके देखना संभव नहीं है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कुछ ऐसे कारक हैं जो मनोविज्ञान को अनुप्रयोग उन्मुख बनाने में अपना योगदान देते हैं। प्रथम, मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया कि अतीत एवं वर्तमान दोनों में व्यक्ति, समूह, समाज एवं संगठनों द्वारा अनुभव की जाने वाली अनेक समस्याओं के समाधान के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। जैसे जैसे समाज एवं व्यक्तियों के द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं की तीव्रता और गंभीरता बढ़ी है, वैसे ही मनोवैज्ञानिकों ने उनके समाधान के ठोस उपाय भी प्रस्तुत किए हैं। उदाहरण के लिए, किशोरों में आत्महत्या तथा अवसाद की बढ़ती प्रवृत्ति एक ऐसी ही समस्या है जिसमें किशोरावस्था के विकास संबंधी मनोवैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग इस घटना को समझने में किया जाता है तथा कुछ युक्तियों का विकास किया गया है ताकि जीवन के आरंभिक वर्षों में इससे ग्रसित किशोरों की सहायता की जा सके। दूसरा कारण
यह है कि मनोवैज्ञानिकों की विशेषता को अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में मनोविज्ञान की मांग और स्वीकृति समाज में एक व्यवसाय के रूप में अच्छे से स्थापित हो रही है। समाज के अनेक वर्गों में मनोवैज्ञानिक ज्ञान को अपने अनेक मूल क्रियाकलापों में समाकलित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसको प्रमुखता से सेना में, शिक्षा के क्षेत्र में, जहां कुछ राज्यों के विद्यालयों में प्रशिक्षित परामर्शदाता रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार प्रबंधन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की मदद ली जा रही है। कर्मचारी भर्ती में, कर्मचारी व्यवहार मूल्यांकन में तथा कार्य संबंधित दबाव के प्रबंधन में, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रबंधन में और हाल में इनको खेल के क्षेत्र में भी प्रयुक्त किया जा रहा है। ये सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के समस्त क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिकों की मदद की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के सभी क्षेत्रों में मानव स्वभाव एवं विभिन्न स्थितियों में मनोवैज्ञानिकों की भूमिका के बारे में आधारभूत मान्यताएं समान हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि लोगों के स्वभाव, उनकी योग्यताओं और व्यवहार में होती है। किसी भी क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरे लोगों में अभिरुचि लेगा एवं अपने विषय से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उनकी मदद करने में करेगा। एक मनोवैज्ञानिक सेवार्थी के इतिवृत्त को प्राप्त करने में, उसके समाज सांस्कृतिक परिवेश में, उसके व्यक्तित्व मूल्यांकन तथा अन्य महत्वपूर्ण विमाओं में सक्रिय अभिरुचि लेता है। यहाँ आप सोच सकते हैं कि सेवार्थी कोई विशेष पद है जिसका उपयोग नैदानिक या परामर्श की स्थितियों में किया जाता है। मनोविज्ञान में सेवार्थी क्लाइंट वह व्यक्ति समूह संगठन है जो स्वयं ही अपनी किसी समस्या के समाधान में मनोवैज्ञानिक से मदद, निर्देशन या हस्तक्षेप प्राप्त करना चाहता है। कौशल स्किल पद को प्रवीणता, दक्षता या निपुणता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका अर्जन या विकास प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा किया जा सकता है। वेबस्टर शब्दकोश ने इसके उन गुणों को स्वायत्तीकरण के रूप में परिभाषित किया है जिससे कुछ किया जाता है या दूसरों से करवाया जाता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ 1973 ने एक कार्यदल गठित किया जिसका उद्देश्य था उन कौशलों की पहचान करना जो व्यावसायिक मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यक हों। इस कार्यदल ने कौशलों के 3 समुच्चयों की संस्तुति या अनुशंसा की। ये हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का मूल्यांकन, व्यवहार परिष्करण कौशल तथा परामर्श एवं निर्देशन कौशल। इन्हीं कौशलों और सक्षमताओं की पहचान एवं उपयोग ने अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अभ्यास की नींव को सकारात्मक मजबूती प्रदान की। कोई व्यक्ति एक व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक के रूप में कैसे विकसित हो सकता है? एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के रूप में विकास। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे किसी